चलिए, तो आप लोग जुड़ जाएंगे फिर से। ये दुर्गा पूजा का छुट्टी भी खत्म हो चुका है और आप लोग बहुत सारे छुट्टी भी मारे, बहुत लंबा छुट्टी चला। तो आज से रेगुलर जुड़ जाएंगे और रेगुलर जुड़े और अभी पढ़े, क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है। और दूसरी बात कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा था, प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था। और अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा दिया। आज चलेगा अपवर्तन का क्या नियम, यहाँ लिखा हुआ है अपवर्तन के नियम, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग ने परावर्तन के नियम पढ़ रखा है उसी प्रकार से आज और अभी पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके बताएंगे, समझाएंगे, आप आराम से न पढ़िएगा। और दूसरी बात है ना कि आप कॉपी और पेन लेके पढ़िए, तो कोई फायदा नहीं करेगा सुनने से, ठीक। तो और ये एग्जाम में पूछता है, आपको पता भी होगा, क्वेश्चन में देखे होंगे तो, और नहीं देखे तो देख लीजिएगा और क्या कीजिएगा, आराम से देखिए। अपवर्तन के नियम, सबसे पहले आप जानते हैं अपवर्तन क्या होता है, जानते ही होंगे। नहीं तो 2 मिनट लगता है, हम बोल लेते हैं, ठीक है। अपवर्तन कहते उसको है, जैसे लाइट के साथ दो समस्या है। लाइट किसी चमकीली सतह पर पड़ेगी तो या तो टकरा के वापस आ जाएगी, चाहे आर पार कर जाएगी। तो जब वापस आती है तो उस घटना को परावर्तन कहते हैं, जो कि पहले हो चुका है। और दूसरी घटना अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी सतह पर पड़ती है, वो सतह होना चाहिए कैसा सतह, पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, मतलब हम यहाँ से लाइट जलाएं और उधर शीशा रख दें, अगर शीशा के पार हो गया मतलब कांच से गया फिर हवा में, एक तो हवा से गया कांच में, फिर कांच से गया हवा में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो उसके साथ एक घटना होती है। वो घटना है कि प्रकाश मुड़ जाती है। लाइट को जिस रास्ते से जाना चाहिए था उस रास्ते से नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब दिशा में क्या परिवर्तन होता है अभी हम फिगर से बताएंगे, बस आप बने रहिए। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये डिपेंड करता है कि कैसन माध्यम से कैसन में जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास है, क्या है, ग्लास मतलब कांच। ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है आपका। बोलेगा सर ग्लास तो उजला होता है, आप क्या लगा रहे हैं, उजला दिखाई देगा, देगा, हम उजले से बना देते हैं। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, इधर कैमरामैन फोकस करेंगे और थोड़ा सा, चलिए, ये ग्लास है, मतलब एयर में वो ग्लास रख दिए, वायु है, इधर हवा है। अब समझिएगा बात को ध्यान से, इधर वायु है, एयर, इधर भी वायु है। और ये क्या है आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, ये सर कांच है। कांच मतलब शीशा, ये नहीं, कांच है, वायु है, वायु है, कांच। आप रास्ता के हिसाब से देखिए, तो बफरिंग है क्या, रास्ता के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये विरल है, क्या है, विरल है, रेयरर। हम पिछले दिन पढ़ा चुके हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विरल मतलब खाली खाली, और ये कांच है, सघन है, और ये क्या है, फिर से विरल है। यानी लाइट कहां से आएगी, विरल से आएगी, फिर सघन में जाएगी, फिर विरल को जाएगी। तो एक घटना होगी जो आपको हम दिखाने वाले हैं, बस प्यार से बन रही है और देखते रहिए। देखिए वायु मतलब खाली खाली, विरल, ये कांच सघन सटल सटल, और वायु फिर से विरल। देखिए क्या होगा, तो पिछले क्लास लोग किए होंगे उनको डायरेक्ट पता चल जाएगा। एक लाइट आया, लाइट आया,
लाइट आया तो लाइट आ रहा था विरल माध्यम से घुस गया सघन में, आ रहा था हवा से घुस गया सघन में, रास्ता बदल गया। पहले चलता था विरल मतलब खाली खाली जगह पे, अब आ गया एकदम कसमकस जगह पे। थोड़ा सा ब्रेक लगेगा मतलब उसका चाल बदलेगा, चाल बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, उसका दिशा बदल जाएगा। मतलब जो इसको ऐसे जाना चाहिए था, मेरे भाई साहब थोड़ा सा फोकस करेंगे, जाना प्रकाश को ऐसे चाहिए था, वो ऐसे नहीं जाएगा तो सर क्या होगा, तो थोड़ा सा ना बेंड कर जाएगा। किधर बेंड करेगा भाई, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ना जहाँ ये आपतन बिंदु है वहां पे एक नॉर्मल लोग डालता है, क्या डालता है, नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन है अभिलंब जिसको आप बोलते हैं। ओह ये टेढ़ा हो जाता है बेचारा, सुनिए इसको सीधा करने का एक तरीका है। देखिए ये बन नहीं रहा है, जान दीजिए, काम चांदुकुर बन गया ना, एक नॉर्मल डाल दिए। तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, प्रकाश अपना ना पथ चेंज कर लिया, वो थोड़ा सा ना ऐसे जाने लगेगा। कैसे बोलिए, मतलब थोड़ा सा प्रकाश क्या किया, बैंड किया। बैंड किया ना आपके सामने, बोलेंगे जी सर बैंड तो किया। तो ये बैंड जो किया कैसे किया समझिएगा ध्यान से, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे कभी नॉर्मल खींच देंगे यहाँ पे। अब इसको जैसे जाना चाहिए था ना, तो ऐसे जाना चाहिए था। कैसे पता है आपको, ऐसे नहीं जाएगा। अब कैसे जाएगा, बताते हैं कैसे जाएगा इससे। ऐसे जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो, दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दिया होगा तो आपको ये देखिए कि प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा बैंड कर गया। किधर किधर किधर, आप बोलेंगे नॉर्मल की तरफ, यानी अभिलंब की तरफ, इधर की तरफ, इधर। यानी जो कोण यहाँ बना होगा ना, यहाँ एक कोण थोड़ा सा कम गया, कम गया ना, और फिर यहाँ जो कोण बना होगा उससे यहाँ थोड़ा बढ़ गया। आप समझिए चीजों को बढ़िया से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, कहां से कहां गई, देखिए विरल से सघन में गई, विरल से सघन में, देखिएगा जब विरल से जब सघन में गई, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो अभिलंब से सट गई, अभिलंब की पास आ गई, यानी अभिलंब से सट गया, अभिलंब से सटने लगी। क्या करने लगी, अभिलंब से सटने लगी। कहा, जब विरल से सघन में आया तब। और दूसरा केस ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। दूसरा केस कि जब सघन से विरल में, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जब जा रही है, ये सघन से विरल में जा रही है, तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इस लाइन को समझिए, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर सटती है। जब फिर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ सब कुछ बताने वाले, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए ये कौन कौन है, आप सुनिएगा ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं, तब बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। अच्छा ये क्या है, तो बोलेंगे जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित, इमर्जेंट रे। और कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। चलेगा, ये आपतन कोण हो गया।
और देखिए ये एक अपवर्तित हो गई, माने मुड़ गई, मतलब मुड़ जाना मतलब अपवर्तित करना। तो प्रकाश के रे यहाँ से अब जाना था, यही से नहीं गया, मुड़ गया, तो मुड़ जाने का ही मतलब है अपवर्तन कर लिया। तो अभी देखिए ये अभिलंब है, यहाँ देखिए अभिलंब है ये, और ये मूरल किरण है, यानी अभिलंब और मूरल किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को कोण को कहते हैं आर, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। यही हो गया आपतन कोण, या लिख देते हैं आपतन कोण। कोई पूछा है आपतन कोण क्या है, तो बोलेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोई बोलेगा कि आर क्या है, तो आप बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये कोई पूछा है अपवर्तन कोण क्या है, तब बोलेगा आर, बोलेगा क्या है, तो बोलेगा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण एंगल आर, एंगल आर, ये एंगल आई। तो यहां गौर कीजिए, ई वाला कोण ज्यादा होगा कि ई वाला ज्यादा होगा? ई वाला ज्यादा कि ई वाला ज्यादा? जल्दी से, यानी कोण आई ज्यादा कि कोण आर ज्यादा? बोलेगा इमें तो और सट गया, यहाँ जो कोण है उससे तो छोटा ना हो जाएगा, कि यार आता इतना पर में तो सट गया तो कोण छोटा, यानी कोण आई बड़ा। यानी आज के बाद याद रखेंगे, जब विरल से सघन में आती है ना, कोण आई जो होती है बड़ा हो जाती है कोण आर से। इसका मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होती है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होती है। कब? जब विरल से सघन में आती है तब। सब ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण है, बस समझना है और ध्यान से समझना है। विरल से सघन में आएगी तो दो घटना याद रखिएगा, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, और दूसरा अभिलंब से सटने लगेगी, सटने लगी, अभिलंब से सटने लगेगी, और कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, जो कि आपने देखा यहाँ पे फिगर से। अब इधर आइए, सघन से विरल में गई तो सब बच्चा बोला अभिलंब से दूर हट गई, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिएगा दूर हटी है तो क्या होगा, यहाँ जो कोण बना अभिलंब अपवर्तित, यहाँ देखिए, अब इसके लिए तो ये आपतन नहीं ना हुआ, इसमें से आ रहा था आपतन, तो यहाँ जो आपतन कोण है उससे तो बड़ा, कि जितना बड़ा है उससे दूर हट गया तो यहाँ बड़ा कोण बनेगा। यानी यहाँ जो है कोण आई जो है छोटा हो जाएगा, किससे? कोण आर से। तो ऑब्जेक्टिव में न जाने यही भी पूछ देगा कि कोण आई अगर कोण आर से छोटा है तो प्रकाश किधर से किधर आया है? बोलेगा सघन से विरल, सघन से विरल में जाएगा तो दो घटना, एक तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, कोण आई छोटा हो जाएगा कोण आर से। यानी आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से, यहाँ आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। सर ये नहीं पढ़ाने वाले थे आज, आपको हम पढ़ाने वाले थे अपवर्तन का नियम, बट जब तक बच्चा इसको नहीं समझेगा तब तक वो कैसे जानेगा, इसलिए इसको समझाएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी लिख रखा बात है जो भी, और सुने होंगे ध्यान से तो याद हो गया होगा, मैं नो डाउट। ठीक, आगे बढ़ू। अब देखिए जो भी कुछ नाम वगैरह है ना जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। कुछ नाम है जिसको घर से HW के तौर पे अगर आप पढ़ाई करते ईमानदारी से तो लिख के लाइएगा। सबसे पहले आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा अपवर्तित किरण, चौथा अभिलंब, हम बोल भी देंगे अभी, आपको लिख लेना है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। इतना बात आपको लिखना है। आपतित किरण को आई बोलते हैं, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे जिसको आप बोल सकते हैं, और इंसिडेंट रे, इमरजेंट नहीं। आपतित किरण किसे कहते थे बोलिएगा, क्या बोलिएगा आपतित किरण में? आती हुई प्रकाश की किरण को, यानी एक माध्यम पर आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, ठीक है, एक माध्यम से जैसी दूसरे माध्यम में जाती है तो जो बीच का होता है, जैसे कि यहां समझिएगा, यहां से आ रही है तो आपतित किरण हो गई, यहाँ आई, जैसी माध्यम चेंज हुआ तो यहाँ का जो फर्स्ट बिंदु हुआ ना आपतित किरण, और माध्यम के बीच का जो बिंदु हुआ इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। ओके,
अब बोलेगा अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी किरण को, जैसे यहाँ से प्रवेश करेगी तो इसी किरण को कहा जाएगा अपवर्तित किरण। और दूसरा तीसरा अभिलंब, क्या बोलेगा? अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा? तो आपतित किरण और ये जो सतह है, आपतित किरण और ये जो देख लिए सतह है, इसके बीच ना एगो खींच दिया जाता है 90 डिग्री पर एगो रेखा। ये किरण नहीं है, बस नॉर्मल अभिलंब है, ये होता है अभिलंब। उसके बाद है आपतन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है? तो बोलेंगे आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है। उसके बाद ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बना, जो भी बात है, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण, अपवर्तन। इसको आप खुद से क्या करेंगे? लिख लेंगे। ओके, लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है अपवर्तन का नियम। हेडिंग लगाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या हेडिंग लगाएंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परीक्षा में हर बार आता है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। क्या है भाई अपवर्तन के नियम? तो जान लीजिए अपवर्तन के दो गो नियम है। सबसे पहले बात कि अपवर्तन का दो नियम होते हैं। जिस प्रकार से परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो ही नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। ओके, और उसमें से खास बात यह है कि अपवर्तन के दो नियम तो होते हैं और उसमें भी से एक नियम जो होता है ना, वो परावर्तन वाला ही नियम हो जाता है और दूसरा नियम थोड़ा हट का है। सुनिएगा, पहला नियम लिखिएगा क्या होता है। तो जो परावर्तन के नियम में पढ़े ना वही है, मतलब यानी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, कॉमा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। बोलिएगा तल में होते। ये जो वहां की बात था वही बात यहां भी है। पहला नियम सबको याद होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल, एक ही समतल में होते। जो परावर्तन में था वही यहाँ है। दूसरा नियम समझना, अच्छा नियम है, बस समझना। दूसरा, पहला तो कंप्लीट है, नो डाउट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यही है सबसे फर्स्ट नियम, पहला नियम। ओके, दूसरा नियम क्या है? सुनिएगा ध्यान से। दूसरा नियम को ध्यान से सुनना होगा। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को समझाते हैं, उसके लिए पीछे आते हैं। सेकेंड लॉ को समझाते हैं, देखिएगा। ये आपने देखा कि यहां अगर 30 डिग्री है, मान लीजिए आपतन कोण यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पक्का 30 से कम होगा, काहे कि कम होगा। मान लीजिए 20 डिग्री है, ये दोनों का जो रेशियो होगा ना हमेशा समान होगा। दोनों के रेशियो का साइन आप समझिएगा आराम से, क्या कहता है आराम से समझिएगा। फिर यहाँ गौर से देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बस समझना है थोड़ा सा। दूसरा नियम को समझा रहे हैं ना, दूसरा नियम समझिएगा प्यार से। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। लेकिन बच्चा इस बातों को समझ नहीं पाता है कि ये बात क्या है। दरअसल बात को समझना है, थोड़ा सा टाइम देना होगा, समझिए।
आपतन कोण का जाया, तो बोलिएगा सर आपतन कोण का जाया, प्यार से समझिए, आपतन कोण का जया। जया के मतलब साइन, आपतन कोण का मतलब कोण आई, और जया के मतलब साइन। इसका मतलब इसको बोला जाता है साइन आई। साइन क्या बोला जाता है? आई। यानी साइन आई के ही मतलब हुआ आपतन कोण का जया। यानी आपतन कोण का जया, यानी आपतन कोण का जया मतलब साइन आई। और इसी में लाइन है अपवर्तन कोण का जया, अपवर्तन कोण का जया। जया मतलब साइन, अपवर्तन मतलब एंगल आर, तो एंगल आर का साइन मतलब इसको लोग प्यार से बोलता है साइन आर। समझिए, कहता है कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात, और अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा, यानी साइन आई। क्या बोलेगा? साइन आई बट्टा में साइन आर। ये क्या होता है? ये एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। साइन आई बटा में साइन आर बराबर किए आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया का क्या होता है? आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया का अनुपात, बट्टा के मतलब अनुपात, साइन आई बटा साइन आर बराबर के एक कांस्टेंट मतलब नियतांक। यानी आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण का जया एक नियतांक होता है। और खास बात परीक्षा में आता है, इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, हर बार एक क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो जो अपवर्तन का सेकेंड नियम है ना वही है स्नेल का नियम। यानी ये स्नेल का नियम पूछेगा तब बोलेंगे कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। और ये यही इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, यही स्नेल साहब ने बताया। लेकिन स्नेल साहब इसमें और बात भी बताए जो कि ध्यान से सीखने की बात है। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे क्योंकि आपका जितना भी डाउट होगा यहाँ क्लियर होने वाला है। बस आराम से बने रहिए और देखते रहिए। क्या है भाई, आराम से देखना। साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो बात सब जानता है। और इसी को क्या बोला जाता है बोल दीजिए? इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्नेल साहब ने इसमें और बात भी बोले हैं। और बात क्या बोले? वो बोलेगा कि ये नियम तभी लग सकता है, ये बात तभी सत्य हो सकता है जब आपका माध्यम सेम हो। मतलब आप अगर लाइट को दो चीज होना चाहिए, अगर आप लाइट को दो चीज है यहाँ तब जाके ये नियम फॉलो करेगा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा समान होगा। कब? दो बात बोले। एक तो बोले कि अगर आप एयर से कांच में प्रकाश भेजते हो तो हमेशा एयर टू कांचे भेजना होगा, ऐसा नहीं कि एयर टू कांच भेजे एकदम एयर टू वाटर भेज देंगे, तो यहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी सबसे पहले कि आपका मीडियम, माध्यम, मीडियम, माध्यम समान होना चाहिए, होना चाहिए। और दूसरा वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ। वेवलेंथ के मतलब अभी आप नहीं समझेंगे तो ऐसे समझिए रंग, कलर, रंग, कलर। यानी आप ऐसा भी करते हो कि माध्यम सेम रखते हैं, एयर टू कांच, एयर टू कांच, एयर टू कांच, ये लॉ फॉलो करेगा। बट एयर टू कांच, एयर टू कांच कर रहे हैं और तब उसमें देखिए मिस्टेक क्या कीजिएगा। एक बार आप मान लीजिए ग्रीन लाइट जला रहे हैं, कौन लाइट? ग्रीन। ग्रीन लाइट को भेजे एयर टू कांच, एयर टू कांच, एयर टू कांच, रेशियो सेम। जैसे ग्रीन के जगह पर येलो कर देंगे, रेड कर देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अर्थात स्नेल्स लॉ को साइन आई बटा साइन आर बराबर जो कांस्टेंट है, और बाकी में कांस्टेंट क्या पता है?
जानते हैं कोई आदमी ये कांस्टेंट क्या है? कौन है कांस्टेंट? मतलब कौन है, ये क्या आता है? ये वाकई में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्लेक्टिव क्या है? इंडेक्स है, जो आप पढ़ने वाले हैं आगे। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन चलिए अभी ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस साइन ही बटा साइन बराबर कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसको एन कहते हैं। और ये बात सत्य होने के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना है, माध्यम समान होना चाहिए, दूसरी बात कलर रंग भी समान होना चाहिए। अगर आप रंग भी बदलते हो तो इसका मान कुछ और आ जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा, और अलग अलग आई और अलग अलग आर आ जाएगा। ओके, यानी अपवर्तन के दो नियम पहला 10 मतलब पहला चैप्टर से ही आता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉज क्या भाई? तन कोण का जाया मतलब साइन आई, साइन आई, और अपवर्तन कोण का जाया साइन आर, दोनों का रेशियो मतलब बट्टा इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियतांक। ठीक है, और इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और इसको सत्य होने के लिए ऑब्जेक्टिव में आए ना आए, लेकिन जानना जरूरी है कि माध्यम समान होना चाहिए और वेवलेंथ यानी रंग कलर समान होना चाहिए। इतना बात अगर जान गए तो अब बर्तन के नियम को जान गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे यह बढ़ रहा है कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट मुड़ता है, अच्छी बात है, लाइट मुड़ता है, माध्यम चिन्ह होगा, लाइट मुड़ेगा, नो डाउट। बट लाइट को भेजेंगे ऐसे तब आप हमेशा देखे हैं लाइट को हम लोग ऐसे भेजते हैं ना, कभी सोचे क्या कि लाइट ऐसे आएगा तो क्या होगा? एकदम 90 डिग्री पर। चलिए, थोड़ा सा ये सर्दी बढ़ा हुआ है, इसलिए आज लंबा क्लास तो नहीं होगा, लेकिन इसको बता के हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? समझिएगा इसको। ऐसे आएगा तो क्या होगा? बहुत सिंपल जवाब सर, ऐसे आएगा तो ये मुड़ेगा, अच्छी तरह उतरेगा नहीं। यानी 90 डिग्री पर आप किसी रे को भेजेंगे ना, लाइट को 90 डिग्री पर, वो कोई केस हो, परावर्तन हो, बर्तन हो बेचारा, वो ऐसे आया है ना, ऐसे ऐसे ही चला जाएगा, यानी नो इधर उधर नहीं करेगा। माध्यम चेंज कीजिए, चाहे कुछ भी चेंज कीजिए, एकदम 90 डिग्री पर आएगा तो 90 डिग्री पर आर पार हो जाएगा, सीधा सीधा बात खत्म। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री पर आएगा तो 90 डिग्री पर आर पार हो जाएगा कांच की सिल्ली से, नो डाउट। ऐसे आएगा तब उसको घटना देखने को मिलेगा, ठीक है? 90 डिग्री पर लाइट जलाएंगे, 90 डिग्री पर जैसी ऐसे जलाएंगे ऐसे वापस आएगा, चाहे अंदर चीर के चल जाएगा, दो ये घटना होगा। रिफ्लेक्शन में वापस आएगा और डिफ्रैक्शन में नीचे चल जाएगा, लेकिन ऐसे ही जाएगा सीधा, नो डाउट। तो यहाँ पे ये हुआ। दूसरी बात अब बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो जाएगा। दूसरी बात कि मेरा लाइट के रिफ्लेक्शन का वीडियो है परावर्तन का, देखिए परावर्तन, समझिएगा ये लाइन बहुत अच्छा से। और दूसरा भी पढ़ रहे हैं अपवर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है बता दिए, लेकिन देखिए इसमें पढ़ना क्या है पता है? दर्पण, इसमें पढ़ना है लेंस। समस्या क्या है, मसला समझिएगा। इसमें दर्पण जो है दो प्रकार के होता है, अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये तो हम जानते हैं। लेंस में भी भाई साहब दुइयों की बात पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? अवतल लेंस, दूसरा पढ़ना है उत्तल लेंस। बोलिएगा हमको क्यों बता रहे कल पढ़ के आइएगा, बहुत मजे वाला चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए ये दर्पण पढ़ ले, अवतल दर्पण अच्छा से पढ़ ले,
तो उसको मैं एक लाइन में बोल दूंगा कि अगर तुम अवतल उत्तल दर्पण जानते हो ना, कि यहाँ वस्तु रखने से कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या कैसे क्या होता है, ये सब चीज अगर आप जानते हैं दर्पण के केस में, अवतल उत्तल के केस में जानते हैं, नो डाउट, अगर आप इसमें जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज अभी जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना, 5 जगह 6 जगह वास्तविक काल्पनिक ये सेम, ये अवतल दर्पण में से लेंस में ना उत्तल में, वाह, और जो उत्तल में से अवतल में, यानी अगर कोई बच्चा अवतल दर्पण में सारा कंडीशन को समझता है तो समझिए वो बेचारा उत्तल लेंस को समझता है। यानी सर अगर अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में पता है, अवतल दर्पण के बारे में पता है, तो आपको उसका उल्टा उत्तल लेंस पता हो जाएगा। मतलब दर्पण और लेंस में कोई फर्क नहीं है, जो घटना अवतल दर्पण में होता है ना, यहाँ उत्तल लेंस में हो जाएगा। जो हुआ अवतल दर्पण में होता है तो यह उत्तल लेंस में जो यहाँ अवतल में से उत्तल में, जो उत्तल में से अवतल में, मतलब समझिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अवतल दर्पण को जानते हो, उत्तल लेंस बराबर, अर्थात लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो लिख देते हैं, अवतल दर्पण इक्वल टू उत्तल लेंस। मेरा लिखने का मतलब समझिएगा, उत्तल लेंस, यानी जो बात अवतल दर्पण में वो बात उत्तल लेंस में। उत्तल दर्पण वो बात अवतल लेंस में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जाके दर्पण को रिपीट कर लेंगे, जिससे कि कल हो सकता है हम लेंस में मिरर वगैरह बनाना सिखाए, सॉरी मिरर क्या बोल रहे हैं, मतलब मिरर नहीं, इमेज बनाना सिखाए, तो वहां पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो बच्चा अवतल दर्पण को जानता होगा हम तुरंत उत्तल समझा देंगे, और जो उत्तल को जानता है तुरंत अवतल समझा देंगे, क्योंकि दोनों में सेम केस है, बस नाम अलग है। वहां था फर्क, वहां था वक्ता केंद्र, यहाँ हो जाएगा 2F। वहां की फोकस दूरी के दुगना होता है वक्ता त्रिज्या, यहाँ फोकस दूरी 2F, यहाँ वक्ता केंद्र नहीं, C नहीं, बस 2F, बस बाकी सब कुछ सेम है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग से एक बस बात है छोटा सा, कि आप लोग एक बार जाके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को पढ़ लेंगे। वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, देख चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे, और कल जाके हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो कंडीशन है वो मौसम चेंज की वजह से सब लोग का थोड़ा सा खराब है, और ज़्यादा नहीं, इतना ही पे छोड़ देते हैं। मिलेंगे फिर कल, और आज फर्स्ट डे था, मतलब दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद कम पढ़ेंगे, कल से रेगुलर 8 बजे आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से सीखेंगे और ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।